at this point I feel your income needs to be increased. क्या एक कंपनी ने आपको स्टॉक्स दिए ESOPs वगैरह? अच्छा, ESOPs वगैरह ऐसा कुछ देते हैं क्या? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। क्या भाई क्यों छोड़ा बॉम्बे? इन्वेस्टमेंट्स अभी आपका प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस पावर्ड बाय क्रेड। आज हमारे साथ है 29-year-old प्रसाद, जो रिसेंटली मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हुए अपनी नए जॉब के लिए। क्या भाई क्यों छोड़ा बॉम्बे? बॉम्बे इसलिए छोड़ा क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही थी बैंगलोर में, एंड एज वेल एज आई वर्क विद IT इन एन IT इंडस्ट्री, सो दिस इज द IT हब ऑफ इंडिया, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सो चला आ गया यहाँ पे। तो बैंगलोर में अपॉर्चुनिटीज तो ज्यादा है ही, Correct. क्या इधर आपके फील्ड का पे भी ज्यादा है? यस, डेफिनेटली यस। तो जब आप मुंबई में रिसर्च एसोसिएट का काम करते थे, जी, तब आपका मंथली पे और CTC कितना था? मंथली पे वाज अराउंड 20,000 एंड CTC कुछ 2.73 कुछ था। ठीक है। तो Yes. आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? मेरा अभी फिलहाल क्लाउड में 3 साल का एक्सपीरियंस है। और करंटली जब आप ये नई कंपनी में आए, तो आपका CTC कितना है? करंट CTC है 8 का है, और उसमें बट आपका उसमें डिडक्शंस भी काफी सारे हैं। क्या-क्या डिडक्शन है? डिडक्शंस एक वेरिएबल पे का है, एंड कुछ रिटेंशन बोनस है, तो जो मुझे 2 साल के बाद मिलने तो वाला है। रिटेंशन बोनस भी आपका CTC में ही है? CTC में ही कितना included है। कंपोनेंट है वो? 2 lakhs। और ये आपका वेरिएबल? वेरिएबल पे इज 1 lakh। 1 लाख, 1 ठीक है। lakh, तो yes। आपका ये सब कटने के बाद, ये सब डिडक्शंस के बाद आपका मंथली टेक होम पे कितना है? वो 5 के हिसाब से आता है, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली अप टू 40,000। तो आपको क्या लगता है जनरली, अगर एक कोई आप क्लाउड में 3 साल से काम कर रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ पे दैट दे कैन एक्सपेक्ट? For an experience with 3 years into cloud, and average pay for that employee should be around 9 to 10 lakhs. Which is your pay, not which does not include the variable Include and the the no, that is the basic pay. basic pay. Yes. ठीक है। एंड अभी करंटली आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी फिलहाल एक कोर्स लेके अभी फिलहाल मैं खुद को अरे अपग्रेड करना बहुत सही, बहुत चाहता हूँ, सही। एंड ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट भी कर चुका है उस अच्छा, चीज के लिए। अच्छा वो स्टार्ट हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, यस ठीक है। यस सर। तो एक्सपेंसेस की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले यस ये जो सर। अपस्किलिंग कोर्स है, उसका कॉस्ट कितना है? अपस्केलिंग मैंने EMI बेसिस पे लिया है, तो वो अराउंड मुझे 1 साल का EMI है फॉर द कोर्सेज ऑफ 40,000, ओके, एंड उसका कुछ मुझे 3,300 पर मंथ EMI पड़ता है, बहुत एंड सही, एज इट्स एन एजुकेशनल लोन, सो 0% इंटरेस्ट पे मुझे मिल गया था। बहुत सही, बहुत सही। मतलब आई थिंक आपने ये चीज अच्छी की है जी, कि आपको रियलाइज हो गया कि मुझे अपनी इनकम बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि मैं अभी अंडरपेड हूँ अंडर पेड और आपको जो जो करेक्ट। कोर्स करना जरूरी है, यू हैव टेकन द राइट स्टेप्स। यस वेरी करेक्ट नाइस। इसके अलावा जो आपके बेसिक खर्चे हैं, जैसे हम आपके PG में अभी, ठीक करेक्ट है, है। तो इसमें आप कितना रेंट दे रहे हो? और इसमें मेरा इलेक्ट्रिसिटी पकड़ के 8,000 तक चला जाता है। ठीक है। और जी। इसमें आपको खाना वगैरह क्या? और खाना ब्रेकफास्ट एंड डिनर दे आर प्रोवाइडिंग, एंड जस्ट फॉर मंडे टू सैटरडे, तो संडे का बाहर देखना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें आपका वाईफाई, 2 मील, रहना, रहना, इलेक्ट्रिसिटी 8,000 रुपए में, 8,000 रुपए में हो जो जाता है। अच्छा है क्योंकि आप कोरमंगला में हो, आप एकदम मिडल में हो, मिडल में। तो अच्छा खासा है। ठीक है। जी। उसके बाद आपका जो ऑफिस में आपको डेली जाना पड़ता है कि वर्क फ्रॉम होम है? हाइब्रिड है, ओके, तो जा भी सकता हूँ, एंड वर्क फ्रॉम होम भी चल ठीक है। तो जाता है। आपका ऑफिस कितना दूर है घर से? ऑफिस जस्ट 7 to 8 मिनट्स वॉकिंग है, तो ट्रैवलिंग में उतना कुछ एक्सपेंस नहीं कुछ होता है है, ही नहीं। तो चल के ही जाता हूँ, चल के आ जाता ठीक हूँ। है। Yes. बाकी आपका जो एक लंच वाला मील है और संडे का, और कभी-कभी जब बाहर का खाते हो, तो क्या लगता है उसमें कितना खर्चा होता होगा? उसमें लाइक ऑन एन एवरेज आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैं ज्यादा एक मंथ भी नहीं हुआ है मुझे हाँ, बैंगलोर में आके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम अराउंड बिटवीन समथिंग 6 to 9,000। 6 to 9,000, जी। ठीक है। उसके बाद क्या आप अपने मम्मी-पापा को पैसे वगैरह भेजते हो? यस यस, कितना भेजते हो? अराउंड 10,000। 10,000, तो 31,000 इधर हो गया है। क्या आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है? यस, आई ओन अ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, उसका लिमिट कितना है? 50,000। 50,000, बहुत सही। पहले तो आपने लिमिट कम ही रखा है, अच्छी चीज है। यस। दूसरी चीज, आप 20 से 30% से ज्यादा इस लिमिट का यूज मत करो। नहीं, ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बोल के होता है। करेक्ट बेसिकली इफ यू आर यूटिलाइजिंग मोर देन 30% ऑफ योर क्रेडिट, क्रेडिट देन दैट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर। इम्पैक्ट ये आगे जाके घर वर खरीदने में, गाड़ी खरीदोगे, उसमें आपको लोन रेट
इतना अच्छा नहीं मिलेगा अगर क्रेडिट स्कोर कम होता है। कम हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर ही रहे हो तो क्रेडिट डाउनलोड करो, क्रेडिट पे साइन अप करो और अपने सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स क्रेडिट से भरो, ताकि आपको बेस्ट रिवॉर्ड्स और कॉइन्स मिलते रहे। और अगर आप कभी क्रेडिट कार्ड बिल पे करना भूल भी जाओ तो क्रेडिट आपको व्हाट्सएप पे और हर जगह रिमाइंडर भेजेगा, ताकि आप कभी भी अपना बिल पे करना मत भूलो। आप लोग भी डाउनलोड द क्रेडिट ऐप नाउ एंड पे ऑल योर क्रेडिट कार्ड बिल्स फॉर टाइमली रिमाइंडर्स एंड एक्सीलेंट रिवॉर्ड्स। अभी ये सारे खर्चों के बाद आपके पास थोड़े 4-5 हजार या 3-4 हजार रुपए बचेंगे। जी। क्या आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी करते हो? इन्वेस्टमेंट्स में पहले करता था, अभी कुछ 2-4 महीनों से मेरा वो पॉज हो गया था एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से। सो एज सुन आई एम प्लानिंग टू रिज्यूम इट, रीस्टार्ट इट फ्रॉम द न्यू ईयर इटसेल्फ। अच्छा, सो तो फ्रॉम मे बी क्या बाय अमाउंट जैन। है एसआईपी का? एसआईपी का अराउंड 8,000 तक मैं एसआईपी करता हूँ। अब जो 5,500 रुपए की LIC पॉलिसी है वो प्रसाद ने उनकी मम्मी से ही खरीदा है, सो इट्स अ फैमिली इशू एंड आई वोंट कमेंट ऑन इट। लेकिन उनकी जो एग्जिस्टिंग SIPs है, आई थिंक ही शुड नॉट इन्वेस्ट इन देम, क्योंकि उनके खुद के फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है कि अगर वो 8-10 हजार रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल भी दे, फिर भी वो लंबे समय तक उनमें इन्वेस्टेड नहीं रह सकेंगे, क्योंकि जब भी कोई खर्चा आएगा, जब भी कुछ इमरजेंसी आएगा, द फर्स्ट thing that he will do is that he will redeem those mutual fund investments and use them to take care of the emergency. And प्रसाद ने खुद मुझे बोला कि पहले भी जब भी कोई इमरजेंसी खर्चा होता था वो अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेच के उसका ख्याल रखता था। तो जब आप हर महीने बहुत कम सेव कर पा रहे हो तो उसे इन्वेस्ट मत करो, वो पैसा अपने बैंक अकाउंट या फिर एक रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दो, क्योंकि सेविंग्स की जरूरत लाइफ में हमेशा पड़ती है। लेकिन इनिशियली आपके केस में इमरजेंसी फंड के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो लिक्विड डेट फंड्स या फिर बैंक की आरडी, नॉर्मल आरडी। हर महीने के पहले हफ्ते जैसे एसआईपी जाते थे ना, उसके बदले आरडी में डालना शुरू करना। इमरजेंसी फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप क्रेडिट कार्ड डेट में जा सकते हो। ठीक है, ये इमरजेंसी फंड की बात हो ही गई है, तो क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? हेल्थ इंश्योरेंस एज पर नाउ करंटली तो नहीं है, बट आई एम प्लानिंग टू गेट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो भाई इमरजेंसी फंड छोड़ो, पॉलिसी छोड़ो, म्यूचुअल फंड छोड़ो, सबसे पहले एक 5-7 लाख के प्रीमियम वाला एक हेल्थ इंश्योरेंस लो। क्योंकि उससे बड़ी और महंगी इमरजेंसी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो या फिर अपने आप को सेफगार्ड करना हो, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप अगले महीने में रेकमेंड करूंगा, अगले महीने क्या, अभी के अभी अगर आपके पास थोड़े पैसे हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस आज के आज ले लो प्लीज। वो रिस्क ले ही नहीं सकते आज के दिन। तो आप जहाँ काम करते हो वो एक स्टार्टअप है कि कंपनी है, कॉर्पोरेशन है? मिड रेंज स्टार्टअप है। और क्या एक कंपनी ने आपको स्टॉक्स दिए, ESOPs वगैरह? अच्छा, ESOPs वगैरह ऐसा कुछ देते हैं क्या? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ESOP stands for Employee Stock Ownership Plan, which is also known as stock grants. ESOP is a company's way to compensate their employees by offering them company shares. मान लीजिए निनाद का पैकेज है 10 लाख, जिसमें से 2 लाख रुपए उसका स्टॉक कॉम्पनसेशन है। अब ये जो 2 लाख रुपए का स्टॉक कंपोनेंट है वो निनाद पहले ही दिन से नहीं बेच सकता। देयर इज अ लॉक इन पीरियड विच इज नोन एज वेस्टिंग पीरियड। उसके बाद अगर निनाद एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में काम करता है तो वो हर क्वार्टर वो 2 लाख रुपए का एक पार्ट कॉन्स्टेंटली बेच सकता है। अगर निनाद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है देन हिज एग्जिट ऑप्शंस आर लिमिटेड। ही कैन आइदर वेट टिल द कंपनी फाइल्स फॉर एन IPO. Second, when the company raises new funds, the new investors might want to buy those shares from the existing employees. And the third option is the company owners buy those shares back from the employees. Zerodha regularly अपने employees से उनके shares खरीदता है just to reward them for the time and the commitment. ये अपना रैपिड फायर राउंड है, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी आंसर देने का। सबसे पहले ये कि आपकी फैमिली का एक फाइनेंशियल बिहेवियर जो आपको नहीं पसंद है और आप चेंज करना चाहोगे। मे बी एक प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करना, तो आई गेस अगर आपके मम्मी पापा सेव वगैरह करते थे? सेव करते थे, लेकिन वही जो ओल्ड स्कूल FDs RDs। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अगर अपना बजट एकदम अनलिमिटेड रहेगा, ठीक है, हाँ। तो अपने मम्मी पापा को क्या गिफ्ट करोगे? एक बड़ा सा घर। अरे बेस्ट, ठीक है। और अगर सिर्फ मम्मी को देना हो तो क्या दोगे? वही घर ही। ठीक है। आपको क्या लगता है अपनी शादी में कितना खर्चा होगा? एज पर द इन्फ्लेशन राइट नाउ एक 6-8 लाख तो पकड़ के ही चलना चाहिए मिनिमम। मिनिमम। मिनिमम
और लास्ट क्वेश्चन ये है कि रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा लगेगा, क्या लगता है? तो रिटायरमेंट के लिए ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ आई गेस, ठीक है, नॉट श्योर अबाउट। ठीक है। अगले 1 साल में आपकी क्या-क्या फाइनेंशियल गोल्स है? 1 साल में फाइनेंशियल गोल चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है, सर। दूसरा आपको अपनी सेविंग्स बिल्ड करनी है सर। और तीसरी चीज़ अपस्किल करके आपको अपनी पे बढ़ानी है। पे बढ़ानी है। ठीक है? इसी बात पे आज का वीडियो इधर खत्म होता है। गाइस, पर्सनल फाइनेंस के 3 मेन पार्ट्स है, इनकम, एक्सपेंस और लास्ट में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। आज के दिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंटरनेट में सबसे ज्यादा लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। बट द मेन थिंग इज इनिशियली यू हैव टू फोकस ऑन योर इनकम so that you can also have bigger savings and bigger investments. आज के लिए इतना है दोस्तों. If you like this video, please hit the like button. If you are new here and if you enjoyed watching this video, please subscribe to our channel. हम हर हफ्ते ऐसे अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे. चलो आज के लिए इतना ही. Goodbye.